तो लास्ट क्लास में हमने यहीं से एंड किया था, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या था, वेव फॉर्म डायग्राम, जैसे कि हमारा जो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स का पहले से था ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि हमने इंडक्टिव सर्किट में अप्लाई किया था। फिर हमने करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया आई नॉट साइन ओमेगा टी पाई बटे 2, और आई नॉट का वैल्यू कितना था भाई, ई नॉट बटे ओमेगा नॉट। समझ में आएगा बात है। तो हमें अभी देखना है कि ये वोल्टेज एंड करंट कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशन से हम ध्यान से लिख सकते हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन से जो वोल्टेज है साइन ओमेगा टी, इसका फेज कितना है ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पे करंट का फेज कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब अगर इसका फेज को इसके साथ कंपेयर करें, ये इसका फेज से ये माइनस पाई बाई 2 पीछे चल रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, ठीक है, मतलब आगे चल रहा है, और ये जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितना डिफरेंस लैग कर रहा है, कितना फेज डिफरेंस, पाई बाई 2। समझना रहे, मतलब ये जो वोल्टेज है इस मतलब करंट से क्या हो रहा है, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस आगे लीड कर रहा है। समझना वाले क्या, हाँ 90 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका फेज है ओमेगा टी, पर इसका फेज है ओमेगा टी से और भी छोटा है, मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब पीछे आया है, ठीक है कि नहीं। और वही चीज भी होता है कि जो अपोज करता है ना इंडक्टर करंट को, वोल्टेज को कुछ नहीं करता, लेकिन करंट को अपोज करता है, तो ऑब्वियस बात है करंट पीछे चलेगा। समझ में आ रहा है बात, तो ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। अच्छा, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले फेज लेंगे, पहले वोल्टेज। अच्छा, जो लीड करता है वो पहले शुरू होगा, जो लीड करता है क्या लिखा था, वो सारी चीजें यहाँ पे देख, जो लीड करता है। अच्छा ये तो था, ये तो वोल्टेज लीड द करंट फेज डिफरेंस बाय पाई बाई 2, ये था कि नहीं। अच्छा एक सेकेंड, जो लीड करेगा वही आगे क्या करेगा, शुरू होगा, वही आगे चलेगा, और जो लैग करेगा वो पीछे चलेगा, ये बात पता है। अच्छा, यहाँ पे लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज, तो वोल्टेज का फेज कितना था भाई, वोल्टेज का फेज था ओमेगा टी, टी को चोरी करने से इनिशियल फेज मिलेगा, तो इनिशियल फेज से हमें पता चलेगा कि ग्राफ कहीं से शुरू होने वाला है। ऑब्वियस समझ में आ जाएगा। तो टी को जब हमने जीरो किया था तो वोल्टेज का मतलब वैल्यू कितना था, जीरो, तो इसका मतलब जीरो से यहाँ भी शुरू होगा ग्राफ, यस सर नो। तो कैसे वेरी करेगा, टाइम जैसा साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, साइन जैसा ही ग्राफ बन रहा था। अच्छा, फिर हम करंट का ग्राफ को बना रहे थे, करंट का फेज देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो टी को अगर हम जीरो पुट करें इनिशियल फेज मिलेगा, तो यहाँ पे हमने टी को जीरो पुट करके इनिशियल फेज का कैलकुलेट किया था, जो क्या था माइनस आई नॉट साइन ओमेगा साइन पाई बाई 2। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, ये सर नो, ये वोल्टेज के पीछे कौन चल रहा है, करंट, ठीक है। जिस दिन से तू सानू चलेगा ऐसे मिलेगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलेगा, पीछे कौन चल रहा है, ये बात याद रखो भाई, मजा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है, मजा के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई। वोल्टेज का है सानू है, क्योंकि वो आगे आगे चलता है, और उसको कौन फॉलो करता है पीछे पीछे, करंट, कितना डिग्री पीछे चल रहा है, पाई बाई 2। समझ में आ रहा है, जिस दिन से तू सानू मिलेगा मैं तेरे पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन क्या है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि करंट लैग कर रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो टाइम कैसे होगा बच्चे, पाई बाई 2 है, ये सर नो, इनिशियल फेज कहाँ पे है, यहाँ पाई बाई 2 पर है, तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, पाई बाई 2 से शुरू होगा। देख यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ मैंने बनाया किसके लिए बनाया, करंट के लिए, तो यही से पता चलता है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। समझ में आ रहा है, कितना फेज डिफरेंस है यहाँ पे, पाई बाई 2 का, यस सर नो, पाई बाई 2 क्या कर रहा है, करंट लैग्ड बाय पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। समझ में आएगा। अच्छा, दोनों का वेरिएशन देखो सेम ही है, क्यों, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम था ओमेगा, यस सर। तो अब हम बात करेंगे फेजर डायग्राम, उसका फेजर डायग्राम, ठीक है। ये क्या होगा भाई, यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाएंगे भाई, यहाँ पे फेजर डायग्राम क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम के लिए क्या बनाएंगे, देखो भाई पहले वोल्टेज देखो, वोल्टेज क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या था भाई, ई नॉट बटे कितना था भाई, ई नॉट बटे आर था ना ओमेगा है, ई नॉट बटे ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या यही इक्वेशन था, क्या यही इक्वेशन था, एक बार क्रॉस वेरीफाई करो भाई, क्या यही इक्वेशन था कि नहीं। एक सेकंड कितना था भाई, करंट का वैल्यू कितना था, यही था ना, हाँ ई नॉट बटे ओमेगा, यही था कि नहीं, करंट का वैल्यू यही था, और इसको हमने मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड माना था, करंट का एम्पलीट्यूड ये वाला टर्म को, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई नॉट, एक्चुअली ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म को मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए बोलता था ना कि ये वाला हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू का एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ऑफ द
दोनों का मैं फेजर बनाऊंगा। फेजर के लिए क्या करेगा भाई, कुछ नहीं, बस एक वर्टिकल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंसेट के बेसिस पर बनाएंगे। देख अच्छा यहाँ पे बता, यहाँ पे बेस क्या लेंगे हम, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा बेस हो जाएगा, तो ये तरह हो जाएगा क्या, साइन ओमेगा टी, ये तरह हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस साइन से 90 डिग्री आगे चलता है, ये तरह हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये तरह हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। यस अच्छा, पहले वोल्टेज को कौन आगे लीड कर रहा है, वोल्टेज, तो वोल्टेज का ग्राफ पहले आएगा, वोल्टेज का फेजर पहले बनेगा। देख ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब इस बेस के अलग आएगा वोल्टेज, तो बेस के अलग बना ले, वोल्टेज को बेस के अलग बना ले, या देख ले बेस के अलग आ गया वोल्टेज तेरा। अच्छा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना, ई नॉट आ गया तेरा, समझ आएगा होते। अच्छा दूसरा करंट का फेज कितना है, देख अच्छा करंट का क्या है फेज, देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, माइनस ओमेगा टी के बाद ये क्या है, ये तरह बेस है, यही से माइनस पाई बाई 2 मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नीचे जाएगा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे समझ में आएगा। तो इस एक्सिस के अलग आएगा, तो बना यहाँ पे तरह बनेगा तेरा जो करंट का जो फेजर बनेगा, यहाँ पे बनेगा करंट का फेजर, ये तरह हो जाएगा करंट का फेजर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा करंट यहाँ पे पीछे चल रहा है या फिर आगे चल रहा है, लेग कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा कि नहीं, इससे कम होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कम होगा या फिर बराबर होगा। दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है गधे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, समझ में आया होते। यहाँ पे ऑपोजिशन मिल रहा है शायद, लेकिन एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम ही है ना, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है भाई, सेम तरीके से ऊपर जाएंगे सेम तरीके से नीचे जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा आगे जाएगा ये थोड़ा पीछे जाएगा, समझ में आ रहा है। देख मान ले विवेक 20 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, मैं भी 20 किलोमीटर पर आवर में चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं आगे निकल चुका हूँ, वो पीछे रह जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, मैं आगे चलना शुरू कर चुका होगा, वो शुरू करने से पहले मैं शायद 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहले आगे चल चुका होगा, फिर उसके बाद वो सेम स्पीड में चलना शुरू करेगा, तो हमारे बीच में गैप मेंटेन होगा कि नहीं, लेकिन सेम स्पीड तो हम चलते रहेंगे ना, हमेशा वो गैप मेंटेन रहेगा, तो यहाँ पे वही हो रहा है, दोनों सेम तरीके से चल रहा है, इसलिए तो उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पे देखना भाई, इसमें इनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम है भाई, यहाँ पे ओमेगा भी है, यहाँ पे भी ओमेगा भी है, समझ में आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों सेम तरीके से वेव फॉर्म क्रिएट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे चलेगा क्योंकि लैग कर रहा है कितना पाई बाई 2, समझ में आ रहा होते। वोल्टेज थोड़ा आगे चलेगा, ये सेम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा पीछे चलेगा, बस उनके बीच में गैप मेंटेन करेगा, समझ में आ रहा होता। यही तो था भाई वेव फॉर्म डायग्राम में, यही तो बनाया था, देख फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है और ये थोड़ा आगे चल रहा है, यहाँ पे देखना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था, ये क्या है ऊपर चल रहा है कि नहीं, ये थोड़ा पैर स्टार्ट हो रहा है और ये पीछे से चल रहा है, दोनों के बीच में पाई बाई 2 का गैप है, समझ में आ गया होता। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब है दोनों का फेज क्या होगा, मतलब सुनिए दोनों का जो मतलब सेम तरीके से वो वेरी करेंगे, बस फेज डिफरेंस के कारण ये थोड़ा आगे जाएगा वोल्टेज, करंट थोड़ा सा पीछे जाएगा, समझ में आया होता। क्या समझ में आ रहा होता है, तो ध्यान से समझ में आ रहा है क्या कोई डिफिकल्ट लग रहा है से, तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड घटेगा नहीं, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा होता है, यस सर नो। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो एक सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है ना, और यहाँ पे रजिस्टर भी कुछ है ही नहीं, हीट एनर्जी लॉस होगा, ऑपोजिशन कर रहा है इसलिए वो पीछे चल रहा है, ठीक है, ऑपोजिशन कर रहा है इसलिए वो पीछे चल रहा है, लेकिन सेम तरीके से तो वेरी करेगा ना टाइम के साथ, इसलिए तो ओमेगा सेम है, तो इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी एम्पलीट्यूड भी सेम आएगा, इसलिए तो अगर आपने देखा एम्पलीट्यूड सेम आ रहा था दोनों का, लेकिन वो थोड़ा सा आगे पीछे है क्योंकि अपोज कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, इंडक्टर, समझ में आ रहा है। अच्छा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा जरा सेम ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, मतलब एम्पलीट्यूड सेम ही होगा, तो बना रहा हूँ दोबारा, देख तो ये तरह हो जाएगा एम्पलीट्यूड सेम ही होगा बराबर, ये तरह हो जाएगा तेरा आईना, ये क्या हो जाएगा आईना, समझना क्या होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, फेजर बन गया वोल्टेज का, और ये और ध्यान से देख वोल्टेज ही पहले आ रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, और ये इसका पीछे कितना फेज डिफरेंस है तुमके बीच में 90 डिग्री, यानी कि फेज डिफरेंस पाई इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इंडक्टर है वो वोल्टेज को आगे भेज दिया, उसके पीछे पीछे करंट को भेज रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इंडक्टर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंडक्टर, अच्छा रेजिस्टर क्या कर रहा था, दोनों को सेम फेज में चला रहा था, लेकिन इंडक्टर क्या कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है, किसको वोल्टेज को आगे भेज रहा है, करंट को रुक रुक के भेज रहा है, पीछे चल रहा है करंट,
ठीक है, जिस दिन तू सानू मिला मैं तेरे पीछे पीछे चला, ये सानू चल रहे आगे, उसके पीछे ये फॉलो कर रहे हैं 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, लेकिन साथ साथ ही चल रहे हैं, साथ साथ मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में ही चल रहे हैं। ये जैसे जितना एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, जितना एम्पलीट्यूड नीचे जाएगा, करंट भी उतना एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, उतना एम्पलीट्यूड नीचे जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में गैप मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है ना इंडक्टर। समझ में आएगा बात है? अबे फील आ रहा है कि नहीं बात? तो ठीक है, तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर क्रिएट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज लीड द करंट एंड वोल्टेज लीड द करंट। वोल्टेज क्या करेगा? करंट को लीड करेगा बाय फेज डिफरेंस पाई बाय। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो which of the among parameter voltage or current which lead and how much lead? समझ में आ रहा होते? कितना लीड करता है? 90 डिग्री लीड करता है। कौन लीड करता है? वोल्टेज। समझ में आएगा होते? शॉर्ट क्वेश्चन भाई, इसमें अच्छा इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो था मेरा फेजर 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा है और मैं इनसेट के बेसिस पर फेजर बना रहा हूँ, जो भी तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, NCRET के बेसिस पर फेज बना रहा हूँ, फेज डिफरेंस। तो ये क्या करेगा? वर्टिकल, ये तरह हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फेजर के लिए दोनों ही एक्सिस हमें चाहिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देख यहाँ पे देख, एक बार देख क्या हुआ यहाँ पे। हमारा वोल्टेज कितना था सर? वोल्टेज था E0 sin ओमेगा t। करंट कितना था? I0 sin ओमेगा t माइनस पाई। क्या ये क्या? और I0 का वैल्यू हमने मान लिया था NCRET बोलो। हाँ NCERET। भाई छोड़ भाई, जो भी है वो फॉर्मूला लिख दो, NCERET। ठीक है, जो भी है उसके बेसिस पर मैं फेजर बना रहा हूँ। ठीक है, देख E को E0 sin ओमेगा t, I को I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। I0 को हमने मैक्सिमम वैल्यू माना था, जो भी था E बटे ओमेगा L, जो भी था। अरे करंट को कैलकुलेट किया था नहीं, E बटे ओमेगा L आ रहा था, उसको हमने मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड माना था, करंट का एम्पलीट्यूड। तो इसको मैंने I0 मान लिया, उसका फेजर बना रहा। देख क्या करेंगे? एनसेट के बेसिस पर अगर हम बनाएंगे क्या अपना ये इसमें कौन सा ये वाला एक्सिस में ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हमेशा साइन का रेफरेंस मानता हूँ। किसका रेफरेंस मानता हूँ? साइन का। ये कॉस का रेफरेंस होता है, ये माइनस साइन का, ये माइनस कॉस का। तो साइन का रेफरेंस यही है। अच्छा यहाँ पे एंगल क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है। अगर इसको मैं रेफरेंस मानूं, यहाँ पे थीटा एक तरफ पॉजिटिव है, कितना एंगल थीटा है? ओमेगा टी है, तो मतलब पॉजिटिव एंगल है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, कितना? ओमेगा टी। अगर इसको रेफरेंस मानो, एंगल मेरा कितना है? ओमेगा टी, पॉजिटिव है, मतलब रेफरेंस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा टी एंगल चलेगा। ये सर तो कहाँ पे बनेगा भाई फेजर? फेजर तरह आएगा यहाँ पे, फेजर तरह आएगा यहाँ पे, ये तरह आ जाएगा तो फेजर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, कितना? ओमेगा टी, ये तरह हो गया ओमेगा टी। समझ आएगा मतलब? तो ये तरह किसका फेजर होगा? वोल्टेज का। ये तरह आ गया E0, उसका मैग्नीट्यूड जो भी है E0 sin ओमेगा टी। समझ आएगा? अच्छा फिर क्या है ना, ये वोल्टेज कितना एंगल? अच्छा ये वोल्टेज का हो गया फेजर, फिर किसका फेजर बनेगा? करंट का। अच्छा रेफरेंस कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, कितना चल रहा है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी माइनस पाई 2, यहाँ पे अगर रेफरेंस लेंगे माइनस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब किसके 90 डिग्री चल रहा है? मतलब एक बात बता, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। वोल्टेज ये तरह हो गया, वोल्टेज उसका 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ये सब ध्यान से देखना, ये तरह रेफरेंस है, रेफरेंस मैंने साइन का ये रेफरेंस होता है। ओमेगा थीटा कितना है? पॉजिटिव है, तो उनमें कितना एंगल चल रहा है? पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा फिर ये क्या है? करंट है, और हमें पता है फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2, मतलब वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ये तरह वोल्टेज का फेज उसका 90 डिग्री पीछे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा तेरा? ये तरह हो जाएगा, यहाँ पे तेरा फेजर आ जाएगा वोल्टेज का, मतलब सॉरी करंट का आ जाएगा। ये देख दोनों के बीच 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो ये तरह हो जाएगा 90 डिग्री। ये तरह यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 2। यस सर नो? तो अगर ये पाई बाई 2 है, देख ये टोटल एंगल कितना है? पाई बाई 2। ये वाला एंगल पाई बाई ओमेगा टी है। ये क्या है? देख ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है ना, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। समझ आएगा नहीं? है रेफरेंस से हम ये वाला साइन वाला रेफरेंस है,
थीटा मेरा ओमेगा टी है, थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि रेफरेंस से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा टी एंगल जाऊं तो मेरे को फेज मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा फेजर बन गया वोल्टेज का, और वोल्टेज से यहाँ पे कितना पीछे चल रहा है करंट π/2, 90 डिग्री पीछे चल रहा है कि नहीं, लैग कर रहा है 90 डिग्री, तो वोल्टेज का फेज ये हो गया उससे 90 डिग्री पीछे, मतलब ये आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से मैं जो आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या फिर क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, π/2 माइनस हो जाएगा, ये सर नो। तो π/2 माइनस, अच्छा ये टोटल एंगल π/2, इसमें ओमेगा टी घटाओ, ये कितना हो जाएगा टोटल एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तेरा हो जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, एंगल का माइनस साइन, तो इसको मैं लिख सकता ना ओमेगा टी माइनस π/2। समझ में आया, समझ में आया। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इसलिए देख ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ये ओमेगा टी जाएगा, तो ये एंगल कितना बचेगा π/2 माइनस ओमेगा टी। और एंटी क्लॉकवाइज ये माइनस साइन लग गया और माइनस मैंने अंदर लेके कर दिया ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये वाला एंगल मेरे को मिल गया ना ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब वोल्टेज ये इतना किसका फेजर है, ये करंट का, वोल्टेज करंट से कितना एंगल आगे चल रहा है, 90 डिग्री एंगल आगे चल रहा है। देख ना उनके बीच में फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री आ रहा है। समझ आ गया, इसका क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं पब्लिक सर। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे आ गया। अच्छा तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पता कितना है, π/2। इसका मतलब क्या है ना, फ्रॉम फेजर वोल्टेज लीड करंट, देख जो लीड करता है वो आगे चलता है, देख ये लीड कर रहा है आगे है और ये पीछे चल रहा है 90 डिग्री पीछे, तो ये पीछे है, ठीक है। ये तरह सानू है, ये इसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा मैं एक बात बोला था कि फेजर का जब भी हम वाट कंपोनेंट लेंगे वो हमेशा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, ये सर नो। देख ये वोल्टेज का फेजर है, तो वोल्टेज का फेजर ये एंगल कितना बना रहा है एक्सिस के साथ ओमेगा टी, तो उसका अगर एक कंपोनेंट इधर ये cos ओमेगा टी आएगा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट ले लूँ, इसका एक कंपोनेंट ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा तेरा E0, ये E0 है मैग्नीट्यूड है E0, ये E0 sin ओमेगा टी आएगा कि नहीं, तो ये sin ओमेगा E0 sin ओमेगा टी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का है, समझ में आ रहा है। अच्छा इसका देख ये कितना एंगल बना रहा है, π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस ओमेगा टी यहाँ पे बना रहा है कि नहीं सर, ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि माइनस एंगल अंदर लगते हुए ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। अबे माइनस ये लूचर समझ में आएगा ना, यहाँ पे एंगल कैसे सेट किया, ये गया ओमेगा टी उससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब यहाँ पे एक्जैक्टली वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे यहाँ पे आएगा, ठीक है। टोटल 90 डिग्री ये ओमेगा टी, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, यानी कि π/2 माइनस ओमेगा टी। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री चल रहा है तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया। तो दोनों के बीच में ये कितना एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2। अगर मैं उसका वाट कंपोनेंट लूँ, इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा cos, ये वाला कंपोनेंट आएगा sin, इसका कंपोनेंट आएगा sin, तो ये वाला क्या हो जाएगा तेरा, ये तेरा हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका मतलब ये तेरा क्या दे रहा है, करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यस सर। तो यहाँ पे जब भी तू फेजर का वाई कंपोनेंट लेगा, दो ही कंपोनेंट आएगा, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ही तेरे को हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा जो कि तू इनिशियली लेता है, इनिशियल नेगेटिव। करंट का भी फेजर को जब तू दो कंपोनेंट में तोड़ेगा, मतलब उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा cos वाला कंपोनेंट, क्योंकि एंगल इसके साथ बना रहा है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा sin वाला कंपोनेंट, तो sin वाला कंपोनेंट इधर को क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो कितना आ रहा है I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, तो का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट इज फेजर डायग्राम ऑफ हमारा जो इंडक्टिंग सर्किट। समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। अब करना थोड़ा